कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते एवरीवन, स्वागत, वेलकम। आज की क्लास में हम क्लास 12th की हिस्ट्री का मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होना है उस परीक्षा के लिए हम ये प्रश्न पत्र जो है वो देखने वाले हैं। बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के और हिसाब से और ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने ये पेपर तैयार किया आपके लिए। इसका जो समय रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम्स का 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। वार्षिक परीक्षा में 80 नंबर रहेंगे, ध्यान रखना। हाफ ईयरली का जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे खंड अ, और खंड अ में आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, 40% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का वेटेज रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो खंड अ में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो है बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे और फिर आएंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। ये तीनों मिलाकर के आपका 40% नंबर रहेगा, यानी कि टोटल 32 नंबर के आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ये 3 प्रकार के आएंगे। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1 है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ब है अशोक, ऑप्शन स है समुद्रगुप्त और ऑप्शन द है अकबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, चंद्रगुप्त मौर्य ने 1321 ईस्वी में चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है, आपको बताना है। आरंभिक भारत का विधि ग्रंथ पूछा, ध्यान रखना। ऑप्शन 1 है सामवेद, ऑप्शन ब है मनुस्मृति, ऑप्शन स है रामायण और ऑप्शन द है महाभारत। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन मनुस्मृति, ऑप्शन ब मनुस्मृति जो है ये आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और बाकी ये वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। रामायण और महाभारत ये जो है पौराणिक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, थार रेगिस्तान से अलग हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने 4। ऑप्शन अ है नखलिस्तान, ऑप्शन ब पाकिस्तान, ऑप्शन स है चोलिस्तान और ऑप्शन द है अफगानिस्तान। तो थार रेगिस्तान से जो अलग हुआ है भाग, थार यानी जो राजस्थान का जो थार रेगिस्तान वाला जो भाग है ना, उससे अलग हुआ पाकिस्तान का जो क्षेत्र है रेगिस्तानी क्षेत्र, वो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए ऐसे स्रोत या साक्ष्य जो उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप या विचारों के बारे में जानकारी देते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। मतलब जिन लोगों ने इस प्रकार के जो साक्ष्य बनाए हैं, स्रोत जो कि किसी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर कठोर सतहों पर बने हुए हैं, जो उनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। अभिलेख कहलाते हैं, महाकाव्य कहलाते हैं, वेद कहलाते हैं या वेदांग कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, ये अभिलेख कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। ऑप्शन अ है शक शासक, ऑप्शन ब कुषाण, ऑप्शन स है मौर्य शासक और ऑप्शन द है गुप्त शासक। तो सोने के सिक्के जो सबसे पहले जारी किए थे वो थे कुषाण शासक, है ना। कुषाण शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे और कुषाण शासकों का जो कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक हुए वो हुए कनिष्क। नेक्स्ट है अगला, नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग विजय किस शासक ने की थी। ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अशोक ने जो है वो कलिंग विजय प्राप्त की थी। वर्तमान उड़ीसा में स्थित कलिंग जहाँ पर युद्ध हुआ था और अशोक जो है वो उसमें विजय हुआ था। उसके बाद में अशोक ने कभी भविष्य में कभी युद्ध न करने की शपथ ली थी और उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और भविष्य में उसने युद्ध कभी नहीं किया था। नेक्स्ट अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न करेंगे। इनके उत्तर भी आपको मैं साथ में यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पहला प्रश्न है,
12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया जो किस नाम से जाना जाता है? तो जो अलवार संतु हैं, दक्षिण भारत में अलवार और नैनार दो प्रकार के संतु हैं। इसमें जो अलवार संत थे उन्होंने उनकी जो रचना है ना, 4000 रचनाओं, पावन रचनाओं की का संकलन है, वो नल ईरा दिव्य प्रबंधकम के नाम से जाना जाता है। नल ईरा दिव्य प्रबंधकम के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान नामक अलवार महिला संत ने स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मान करके प्रेम भावना को छंदों के माध्यम से व्यक्त किया है, उस महिला का नाम बताना है ना। अलवार संत, जो 12 अलवार संत थे उसमें एक महिला संत थी और उस महिला संत का नाम था अंडाल, है ना, अंडाल नाम था उसका। और उसने अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मान करके, क्योंकि वैसे भी जो अलवार संत थे ना, ये विष्णु को अपना आराध्य देव मानते थे। दूसरी तरफ जो नयनार थे वो शिव को अपना आराध्य मानते थे। तो इसमें जो महिला संत थी अंडाल, उसने विष्णु को अपना प्रेमी मान करके और स्वयं को उसकी प्रेयसी मान करके प्रेम भावना में जो छंद व्यक्त किए हैं वो उस स्त्री का नाम था अंडाल। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, कांस्य में ढाली गई नटराज शिव प्रतिमाओं का निर्माण कौन से काल में हुआ था? तो कांस्य में ढाली गई नटराज शिव की जो प्रतिमा है उनका निर्माण चोल शासन काल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, रिक्त स्थान, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून कौन सा है? तो शरिया जो है ये मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। अब इसके बाद एक और प्रश्न है, खंबात जो कि गुजरात में है, में गिरजाघर निर्माण के लिए शाही फरमान जारी करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो उसका नाम था अकबर। तो अब तो ये तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए। अब हम करेंगे यहाँ पे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो जोतदार जो क्या होता है कि बंगाल में जहाँ पे राजस्व व्यवस्था सबसे पहले अंग्रेजों ने लागू करी थी, स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती थी इनकी राजस्व व्यवस्था, या फिर जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती थी। तो बंगाल के जो धनी किसान थे उनका जो वर्ग था उसे जोतदार के नाम से जाना जाता था। धनवान किसानों का वर्ग बंगाल में, उसे जोतदार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु थी वो थी हड़प्पाई मोहर, जो कि सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई होती थी। तो लिखेंगे आपकी सैलखड़ी पत्थर से निर्मित हड़प्पाई मोहर हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी जाती है। अगला प्रश्न है तीसरा, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई? तो जो 5वीं रिपोर्ट है ना, ये 1813 में, 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। और ये जो 5वीं रिपोर्ट थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रशासन से संबंधित और उसके क्रियाकलापों से संबंधित थी। और इसके अलावा बंगाल और मद्रास में जो रैयत होते थे और रैयत और जो किसान लोग थे उनकी अर्जियां भी उसमें शामिल थी। और साथ ही साथ जो कलेक्टर्स थे उनकी रिपोर्ट, उनके राजस्व संबंधी और न्यायिक संबंधी जो प्रक्रियाएं थी उसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी और इसे 5वीं रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो अल बिरूनी ने अरबी भाषा में अपना लेखन किया है। अल बिरूनी की किताब का नाम था किताबुल हिंद, है ना, किताबुल हिंद वो अरबी भाषा में लिखी है अल बिरूनी की जो किताब थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इतिहासकारों ने महाभारत की जो विषय वस्तु है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। ठीक है, तो आख्यान और उपदेशात्मक इन 2 शीर्षकों के अंतर्गत इसे रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनके कैसे बनाए जाते थे? तो आप इसका विस्तार से जो थोड़ा सा ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है। कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पका करके प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकाल करके इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। उसके बाद घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही मनके बनाने की प्रक्रिया पूरी होती थी। तो ये इस प्रकार जो है वो किया जाता। सबसे पहले तो क्या होता था कि कार्नेलियन का जो लाल रंग था, उसके बाद पीले रंग का कच्चा माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाया जाता था। उसमें आग में पकाने के बाद फिर क्या करते थे कि जो
पत्थरों अपरिष्कृत आकारों में, मतलब अलग अलग आकारों में, उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता था, उस पत्थरों को तोड़ा जाता था और फिर उसको बारीकी से उसकी सल्ले निकाल करके उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था, खींचा जाता था। उसके बाद में उस पर पॉलिश की जाती थी और फिर छेद करके मनके बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती थी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपका मॉडल पेपर लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ जो लाइव क्लास होती है शाम को 8:30 बजे डेली, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट की, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की PDF मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय।